इन्होंने कहा भाई साहब हमने इसलिए ये बैठाया है नीचे कि हम चाहते हैं कि एक जाजम पर लोग बैठे और घुटनों से घुटने मिला करके और कंधे से कंधे मिला करके बैठे। हम चाहते हैं कि मेरे समाज के लिए, अभी युवा जो सामने आप आए बैठे आपने देखा होगा, फॉर्च्यूनर गाड़ियां मैं देख रहा था अभी वीडियो में आ रही थी, BMW आ रही थी, लेकिन वो उस गाड़ियों से उतरने वाला युवा भी इस समाज की जाजम पर आपके पास बैठा हुआ है। ये जिम्मेदारी है आपकी और हमारी, आपकी और हमारी जिम्मेवारी है ये कि हमें एक अनुशासित, एक संस्कारित भाव से संगठन को आगे बढ़ाना है। हमने प्रस्ताव सोचा था कि सामाजिक प्रस्ताव लेंगे। मुझे ये बात कहने में कोई संकोच नहीं है, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे राधेश्याम जी शर्मा, कि जब हमने पता किया कि समाज में जो कुरीतियां हैं उनके उन्मूलन के लिए हमें क्या प्रस्ताव लेना चाहिए, तो शैलेश जी आपने अभी कहा कि मुझे बहुत गर्व है मेरे इस वागड़ अंचल पर। मैंने पता किया जब लोगों से, तो मुझे पता चला गौरव जी कि इस अंचल में सबसे ज्यादा शिक्षा का प्रचार प्रसार है। आदरणीय मंत्री जी आप पुनः पधारे। आपका इस अंचल में शिक्षा का सबसे ज्यादा प्रभाव है। ये जो लोग बैठे हैं कोई भी अशिक्षित नहीं है, और सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की हुई कि महिलाओं में जो शिक्षा का प्रचार प्रसार है वो पुरुषों से भी ज्यादा इस वागड़ अंचल में है। तो शिक्षा का क्षेत्र भी हमारे इस एजेंडा से हमें बाहर करना पड़ा। इसके बाद में हमने कहा आज भी हमारे पश्चिमी राजस्थान में घूंघट प्रथा है, और महिलाओं को घरों में हमने देखा है कि इतने बड़े बड़े घूंघट रख करके महिलाएं वहां रहती हैं। और मेरे इस वागड़ अंचल में जब मैं आज आया और कई घरों में 2-3 दिनों से मेरा जाना आना भी हुआ, वहां पर जाकर के मिलना जुलना लोगों से हुआ, तो इस वागड़ अंचल के घरों में जाकर के ये पहचानना मुश्किल था कि कौन इस घर की बेटी है और कौन इस घर की बहू है। और जोरदार ताली बजनी चाहिए पुरुषों के लिए कि इस पुरुष प्रधान समाज ने मेरी मातृशक्ति को इतना सम्मान, इतना अपनत्व, इतना प्यार दिया है, इतनी इज्जत दी है। काश हम यहां प्रस्ताव लेने वाले थे कि इस वागड़ अंचल में ये सामाजिक चीजों का हम संकल्प लेते हैं कि ये कुरीतियां हम दूर करेंगे। अब तो हम इस वागड़ अंचल से ये लेकर के जाएंगे दूसरे क्षेत्र में कि वागड़ की तरह हम हमारे क्षेत्र में भी नारी शिक्षा के लिए और कुरीतियों के लिए और ये जो पुरानी प्रथाएं हैं इसके लिए हम काम करेंगे। हम यहां पर आपको सिखाने के लिए नहीं बल्कि आपसे सीख करके लौट करके जा रहे हैं। ये भाषण मत समझना आप, ये हकीकत है। मृत्यु भोज का मैंने पूछा, हमने प्रस्ताव लिया कि हमें मृत्यु भोज बंद करने चाहिए। राजस्थान के अन्य हिस्सों में पारित भी किए प्रस्ताव, कई जगह से तो विरोध भी हुए, लेकिन जब मैंने यहां पता किया तो पता चला कि मेरे वागड़ में मृत्यु पर परिवार का भोज तो होता है, लेकिन महाभोज यहां वागड़ में मृत्यु पर नहीं होता है। ये भी यहां पर ठीक है, शिक्षा भी ठीक है। तो फिर हमने यह निर्णय लिया कि हमारे प्रस्ताव को हम बदलकर और उस प्रस्ताव को यह करेंगे कि वागड़ अंचल का एक एक नागरिक शिक्षा के क्षेत्र में जो आगे बढ़ रहा है, रोजगार के क्षेत्र में जो आगे बढ़ रहा है, संस्कार के क्षेत्र में जो संस्कार से अपने आप को जिसने बहुत उज्जवल अपना छवि बना रखी है, इस वागड़ के एक एक गांव से कार्यकर्ता लेकर के और हम पूरे राजस्थान में जाएंगे और वहां जाकर के हमने बताएंगे कि देखो ये मेरा राजस्थान है। बंधुओं, जब सम्मेलन हो रहा है और इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं, जनप्रतिनिधि भी मंच पर बैठे हैं, तो मैं जरूर ये निवेदन करना चाहूंगा कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो बना है उसमें जो जो विसंगतियां हैं उन विसंगतियों को दूर किया जाए। बहुत विनम्रता के साथ
सरकार से हमारा यह आग्रह है, फिर मैं दोहराता हूं, मांग नहीं, हमने पहले अपने आप के दायित्वों की बात जो हमने की है, उसके बाद में सरकार भी हमारी है, सरकार हमसे है, बल्कि हम ये कहें कि हम ही सरकार हैं। तो इसमें कोई संकोच भी नहीं होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में अन्य जिस प्रकार की जो विसंगतियां आ रही है कि लड़की की कमाई पीहर, शादी के बाद पीहर की और इसकी जुड़े और उसके ऊपर जमीन का एक कैप लगा हुआ है, ये 2-3 बिंदु जो ईडब्ल्यूएस के हैं इसको ठीक किए जाए। दूसरी हमारी जो मांग है कि विप्र फाउंडेशन चाहता है कि ब्राह्मणों की पहचान ज्ञान से, प्रज्ञा से है, तो संपूर्ण राजस्थान के 52 जिलों में और उसके बाद तहसीलों में हम आदि शंकर ई लाइब्रेरी की स्थापना कर रहे हैं। पहले जो पुस्तकालय होते थे, किताब अखबार लोग पढ़ते थे, आज हम चाहते हैं कि हमारे बेटे और बेटियां कॉम्पिटिटिव प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्ट पुस्तकों का लाभ ले सके, उत्कृष्ट विद्या का लाभ ले सके, कोचिंग कर सके। इसके लिए हम ई लाइब्रेरी स्थापित कर रहे हैं, ऑलरेडी कई जिलों में कर दी है। मेरे इस वागड़ और मेवाड़ अंचल में भी हर जिले ही नहीं बल्कि तहसील में ई लाइब्रेरी बने, और इसके लिए सरकार हमें छोटा सा भूमिखंड ही भले हो लेकिन उपलब्ध करावे। ये भी हम आज इस प्रस्ताव, इस सभा में आप सबकी सहमति के साथ हम रख रहे हैं। ऐसे अनेक और भी बिंदु हैं। मंदिर माफी की जमीनों का बिंदु है, पुजारियों का विषय है, देव देवालय, देव भूमि और देव सेवक, इनका वंदन जो धर्म ध्वजा लेकर के आगे चल रहा है, मैं समझता हूं इसके लिए मांग करने की जरूरत नहीं, बल्कि ये तो मांग नहीं बल्कि ये सबका दायित्व है कि सर्व समाज उनके सम्मान की भी रक्षा करे और उनकी जरूरतों को भी पूरी करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं और आज अन्य कोई बात आपके सामने नहीं रखना चाहता। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे विषय हैं, लेकिन आप सबकी यहां उपस्थिति और जीवंत उपस्थिति, एकदम आखिरी छोर में जो लोग खड़े हैं वो भी मंच से जिस प्रकार जुड़े हुए हैं, एक पिन ड्रॉप साइलेंस, एक आवाज नहीं आ रही है, इसके बाद मैं समझता हूं कि यहां पर और अन्य किसी प्रस्ताव की और अन्य किसी बातों की जरूरत नहीं है। एक बात बताते हुए मैं अपनी बात को विराम दूंगा कि इस समय विप्र फाउंडेशन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के परशुराम कुंड में भगवान परशुराम की 51 फीट की मूर्ति स्थापना की जा रही है, और ये एक दैवीय संयोग है। आज से 300 साढ़े 300 साल पहले जगत गुरु शंकराचार्य ने पुरी, रामेश्वरम, बद्रीनाथ के मंदिर बनाए थे, चारों ये तीर्थ स्थान बनाए थे। हम सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं भारत भूमि के इस समय जिनका जन्म हुआ वो लोग, कि हम अपनी आंखों से 5वां धाम विकसित होते हुए देख रहे हैं। भारत सरकार ने वहां पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके और उस क्षेत्र का विकास किया है, परशुराम कुंड का, जहां पर भगवान परशुराम ने साधना की थी। सड़क मंत्रालय के माननीय नितिन गडकरी जी के मंत्रालय के द्वारा परशुराम कुंड तक सड़कों का ऐसा जाल बिछ रहा है कि जिसे देख करके और किसी भी भारतीय और सनातनी को गर्व होता होगा। बीआरओ सड़क बना रही है, सड़क मंत्रालय सड़क बना रहा है, रेलवे मंत्रालय की ओर से वहां माननीय गृह मंत्री जी गए थे विप्र फाउंडेशन के कार्यक्रम में, इस मूर्ति स्थापना के भूमि पूजन पर धर्मनारायण जी जोशी की अगुवाई में जो कार्यक्रम चल रहा है वहां पर, और उस परशुराम कुंड में वहां पर जाकर उन्होंने घोषणा की कि परशुराम कुंड को पूरे भारत से रेल मार्ग से अगले 3 वर्षों से हम 3 वर्षों में जोड़ देंगे। अभी तो 1 वर्ष हुआ है और वहां पर फाइल बन करके, सर्वे होकर के और प्रोसेस शुरू हो गया है। इसमें पूरे भारतवर्ष में एकमात्र किसी संस्था को यह मूर्ति स्थापना का काम दिया गया है, तो आपके समाज की विप्र फाउंडेशन को भारत सरकार, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने यह काम दिया है, और वहां पर हम 15 करोड़ रुपए खर्च करके और इस मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं। एक एक सनातनी, एक एक व्यक्ति, हर जाति का, हर वर्ण का व्यक्ति
इसमें सहयोग कर रहा है। आप सबसे भी मेरा आह्वान है कि आप सब भी चाहे 10 रुपए 100 रुपए, लेकिन अपनी खुद की कमाई का एक अंश इस परशुराम कुंड के लिए आप अवश्य सहयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं यहाँ की पूरी कार्यकारिणी को और पूरी टीम को और हमारे मंच पर जो बैठे हैं परम सम्मानीय अतिथिगण, इन सबको सम्मानित करते हुए, अभी मुझे एक पर्ची दी गई है कि आपने आह्वान किया है, हमने पहले ही 1500 से ज्यादा फैमिलीज ने इसमें सहयोग ऑलरेडी कर दिया है। ये तो मैंने पहले भी आपसे कहा ही था कि वागड़ से कुछ कहने की जरूरत नहीं, वागड़ तो पहले से ही आगे चल रहा है। पुनः आप सबके प्रति विप्र फाउंडेशन परिवार बहुत गंभीरता से काम कर रहा है, आप सबका सहयोग अपेक्षित है। विप्र फाउंडेशन का मुख्यालय कलकत्ता में है, सूरत में 3 मंजिला भवन है, जयपुर में 60,000 स्क्वायर फीट का सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च बन रहा है, उदयपुर में कॉलेज बन गई है, 52 स्थानों पर ई लाइब्रेरी की स्थापना शुरू हो गई है, 1.5 करोड़ रुपए इस समय लोन अकाउंट में डेबिट पड़े हैं। जो बच्चे 310 बच्चों को सीए, सीएस, डॉक्टर, चार्टर्ड इंजीनियर बनने के लिए विप्र फाउंडेशन ने लोन दे करके और उनको नौकरियों में लग चुके हैं 310 बच्चे, और 1.5 करोड़ रुपए इस समय उनके खाते में है। 21,000 रुपए उन ब्राह्मण परिवार या अन्य किसी परिवार की बच्चियों की शादी में हम देते हैं जिनकी विवाह के लिए आर्थिक कठिनाई हो। ऐसे अनेक प्रकल्प विप्र फाउंडेशन के चल रहे हैं। आइए हम और आप सब इनसे जुड़े। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। विस्तार से संस्थापक संरक्षक महोदय ने विप्र फाउंडेशन की गतिविधियों को पर प्रकाश डाला। श्री शैलेश जी शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आमंत्रित करूंगा। एक तो क्षमा चाहता हूँ दोबारा समय के लिए, बट ओझा जी ने जो कुछ बातें कही उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ कि यहाँ पे अगर आप बात करें महिला शिक्षा की, तो महिला शिक्षा में शादी से पहले जितनी शिक्षा होती है, शादी के बाद बहू को बेटी से ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है। ये भी यहाँ का एक है। तीसरा, आपने एक पिता को तो बेटी के साथ एग्जाम देने जाते देखा होगा, लेकिन एग्जाम के टाइम पे अगर यहाँ आके देखेंगे तो एक सास को बहू के साथ एग्जामिनेशन सेंटर में आप बाहर देखेंगे। और उसके बाद अभी भी अगर आप जाके देखेंगे, जिसका 6 महीने का बच्चा 1 साल का बच्चा है, तो घर पे सास ससुर उस बच्चे को देखते हैं, और बहुओं को लाइब्रेरी में बाहर पढ़ाई करने के लिए, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए 2 साल 3 साल 4 साल घर की कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाती। मेहमान आने के बाद कोई भी ये नहीं कहेगा कि बहू आ चाय बना, बोला नहीं मेरी बहू पढ़ाई कर रही है, चाय मैं बनाऊंगी। ये भी यहाँ हर घर में आपको दिखेगा। और तीसरा, एक बार निर्मला सीतारमण जी के साथ फाइनेंस में मेरी एक चीज़ चल रही थी, तो मैंने उनको एक छोटी सी बात कही थी कि इसी वागड़ के अंदर महिलाओं का बैंक महिलाओं के द्वारा चलाया गया, और केवल महिलाओं के लिए चला, एशिया का पहला बैंक है जो सक्सेसफुली रन हो रहा है। और जब फाइनेंस मिनिस्ट्री की टीम ने इसका सर्वे किया, उन लोगों को भी आश्चर्य हो कि गाँव के अंदर ये सब चीज़ें कैसे हो सकती है। तो इसलिए इस सब चीज़ों के अंदर अगर देखा जाए तो आपको और बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो बेटियों के लिए और बहुओं के अंदर यहाँ कोई भेदभाव किसी तरह का कुछ भी नहीं रहता। धन्यवाद। थैंक यू वागड़। आपने बात कही तो मुझे याद आ गई, हमारा एक प्रस्ताव था मेहंदीपुर में। राजेश कर्नल जी, अब उस प्रस्ताव को जयपुर में लेना है कि नहीं, आप विचार कर लीजिएगा। हमारा एक प्रस्ताव लिया हुआ है, बेटी ब्याहो बहू पढ़ाओ। ये हमारा एक प्रस्ताव लिया था हमने मेहंदीपुर में। बच्चियों की शादी होने में विलंब इसलिए होता है कि हम चाहते हैं कि इसको जितना पढ़ा सके पढ़ा ले, ससुराल जाने के बाद पढ़ाई नहीं होगी। ये बात आज आपने अभी जो बताया, इससे ये फिर एक बार साबित हो गया कि जो बातें मैंने अभी कही थी वो कम थी, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा हमारी मातृशक्ति और आप पुरुषों के संस्कार इतने अच्छे हैं। पुनः आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगा विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्री राधेश्याम जी शर्मा गुरु जी। आप गर्मी में गुरु जी की ठंडाई पीते हैं, उसके मालिक हैं आप। अब आपको पता चला हो गया कि आप तो हमारे घर की ठंडाई पी रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं राधेश्याम जी शर्मा साहब के लिए। जय जय परशुराम। मां गायत्री को प्रणाम करते हुए
मंचासीन समस्त संतों को, मेरे श्रद्धेय बंधुओं को, अपार जनसंख्या में मेरे सामने बैठी हुई मेरी माता बहनों को एवं मेरे समस्त समाज का चिंतन और मनन करने के लिए एक जाजम पर बड़ी संख्या में आए हुए बंधुओं को मैं नमन करता हूं। बंधुओं, मेरी उम्र कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन समाज की चिंता करने का बाल्यकाल से ही एक ऐसा डीएनए में रहा कि पिताजी कई बंधुओं को लेकर बैठते थे। दीपावली और होली मिलन जब होता था तो हम बंधुओं को इकट्ठा करते थे। हम 100 लोगों को बोलते थे तो 10 आते थे, और 10 लोग भी वो थे जिनका घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चला करता था। बहुत मुश्किल से ऐसी महिलाएं भी थी हमारे सामने जो किसी के घर पर जाकर के और अपने परिवार के पालन पोषण की व्यवस्था करती थी। तो एक बंधु बड़े विद्वान थे, वैद्य थे। तो जब कुछ लोगों ने कहा हम क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, घर पर तो ढंग से खाने को पीने को नहीं है, तो उस बंधु ने बड़े जोश में कहा, जैसे आप सब लोग बड़ी उत्साह और उमंग के साथ भगवान जय जय परशुराम करते हैं, तो उन्होंने बड़े क्रोध में भी कहा, प्यार भरे क्रोध में, कि ब्राह्मण और अपने आप को कमजोर कहता है। मेरे को बड़ी दर्द होता है इस बात से कि ब्राह्मण अपने आप को आर्थिक दृष्टि से कमजोर कैसे कह सकता है। तो दूसरे कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये तो सत्य है, हम बड़ी मुश्किल से अपना घर का खर्च चलाते हैं। यदि बेटी घर में बड़ी हो जाती है तो रातों को नींद नहीं आती। तो उन्होंने एक बात कही, ये गायत्री प्रांगण में मैं कहना चाहूंगा, मेरे स्मरण में आई है, कि उन्होंने कहा हमारे पास गायत्री नुमा तिजोरी है। हर एक ब्राह्मण के पास में वो तिजोरी है, लेकिन हमने कभी भी उस तिजोरी को चाबी लगाने का प्रयास ही नहीं किया। तो हमारी सबकी संपत्ति मां गायत्री है, भगवती, ऐसी हम हमेशा से सुनते आए हैं, लेकिन सुन के भी हम वापस चले जाते हैं। मैं भी सुनता हूं, और आज सुबह बिना गायत्री जपे ही मैं दौड़ करके मुझे आना था, अन्य कार्यक्रमों में जाना था, मन में बड़ी टीस भी रहती है। लेकिन मैं बंधुओं से ये एक बात कहना चाहूंगा कि अपनी मूल संपत्ति जड़ की तरफ जाएंगे तो निश्चित रूप से पूरा पेड़ हरा भरा होगा। दूसरी बात एक और है, और वो ये है कि मेरे एक मुसलमान मित्र से मैंने पूछा, साथ में बैठे थे, कि भाई तुम लोग बात की बात में 1000 आदमी इकट्ठे कैसे हो जाते हो? हम तो कितने दिनों से प्रयास करते हैं तब इतने लोग इकट्ठे होते हैं, और तुम्हारे इतनी मस्जिदें मदरसे कहां से चलते हैं? हम तो सामान्यतया मुसलमान मोहल्ले से निकलते हैं तो गरीब बस्तियों देखते हुए निकलते हैं। तो उन्होंने एक बड़ी मर्म की बात मुझे बताई, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। उन्होंने कहा, भाई साहब, आपके पास जब पैसा बढ़ता है तो आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने भवन को और कितना बड़ा कर सकें, अपने इंडस्ट्री को और कितनी बड़ी कर सकें, इसी विषय में आप लोग सोचते हैं। लेकिन हमारे यहां टायर पंक्चर वाला व्यक्ति भी जो 200 रुपया रोज का कमाता है, वो 200 रुपया में से 20 रुपया जकात के रूप में मस्जिद या मदरसे में स्वतः ही पहुंच जाता है। यदि हर महीने नहीं पहुंचाता है तो 6 महीने से उसके 120 रुपया आ जाते हैं। मैं आप सभी बंधुओं से ये निवेदन करना चाहूंगा कि सुशील जी ने अभी अपनी समस्त योजनाएं बता दी। सबसे पहले हमें इकट्ठा होना है। दूसरा, पूर्व वक्ताओं ने कहा हमें रोटी बेटी का व्यवहार करना है। इसमें एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है कि कुएं ने कहा, कुआं पानी का, उसने समुद्र से कहा कि आप नदी, झरने, तालाब सबको अपने अंदर मिला लेते हो,
मुझे क्यों नहीं मिलाते हैं? बात छोटी सी है लेकिन बड़ी गंभीर है। उन्होंने कहा हम मेरे को क्यों नहीं मिलाते हैं? आप झरने, तालाब, नदी सबको आवाहित करते हैं कि आइए मेरे अंदर आ जाइए। तो समुद्र ने कहा तुमने स्वयं अपने चारों तरफ घेराव बना के रखा है, इस घेरे को तोड़ो, तुम स्वतः ही मेरी तरफ आ जाओगे। तो मैं ये कहना चाहूंगा सभी बंधुओं से, यदि राष्ट्र को, भारतवर्ष को राष्ट्र गुरु बनाना है, यदि ब्रह्म शक्ति को, कुंडलिनी को जगाना है, तो अपने आप को सबसे पहले ये गोड़, खंडेलवाल, ओझा, इस बागड़ को, इस बोल्डर को तोड़ें, तो निश्चित रूप से हम पूरे विश्व की कल्याण की कामना करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप सबको मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपार जनसंख्या के अंदर आप आए हुए बागड़ के साथियों को मैं नमन करता हूं। जय हिंद, जय परशुराम। बहुत बहुत धन्यवाद राधेश्याम जी शर्मा साहब का। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा एक ऐसे व्यक्तित्व का जो सरकार के मंच से आप घोषणा करते हैं और उन घोषणाओं की तत्काल वित्तीय स्वीकृतियां निकलती हैं। हमारे वागड़ के श्री दिनेश जी खुडनिया साहब को, जो दशाहुमड़ जैन समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अभी ग्लोबल मुख्य संयोजक बने हैं और जिला अध्यक्ष कांग्रेस के हैं, श्रद्धेय दिनेश जी खुडनिया साहब। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम। भगवान परशुराम के चरणों में शत वंदन। संत मावजी की पवित्र भूमि बेणेश्वर धाम, हमारे पड़ोस में क्षेत्रपाल दादा, बिलुड़ा रघुनाथ जी, कराड़िया हनुमान, ठाकड़ा सिद्धनाथ जी और जैन संतों की, बट्टारकों की नसिया की इस पवित्र भूमि पर मैं इस राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के टीएसपी क्षेत्र में निवासरत 18,000 दशांबर दिगंबर जैन समाज का अध्यक्ष होने के नाते पूरे देश से इस मंच पर विराजमान संतों के चरणों में शत वंदन करता हूं। सभी अतिथियों का स्वागत करता हूं और पूरे वागड़ मेवाड़ से, राजस्थान के कोने कोने से पधारे सभी ब्राह्मण देवताओं का हार्दिक स्वागत और आपके चरणों में शत वंदन करता हूं। यह हमारा सौभाग्य है वागड़ का कि इस धरती पर पहली बार इतने संत, राष्ट्र के विप्र फाउंडेशन के सारे पदाधिकारी यहां पधारे हैं। आज हमें खुशी है कि ब्राह्मण देवता यहां विराजमान हैं। पूरे राजस्थान के, पूरे राष्ट्र के विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारी यहां आए हैं। मैं उनके बीच में एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ गिना जाता है। हमारे यहां माना जाता है कि सब लोग सामान्य हैं, लेकिन मेरे लिए और इस वागड़ के लिए गर्व की बात है कि इस गरीब क्षेत्र का, इस जाजम का निकला हुआ शैलेश भाई हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर अपना एक प्रभुत्व रखता है। मैं शैलेश भाई का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं गौरव वल्लभ जी का स्वागत करता हूं। मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि ब्राह्मण समाज के हमारे भूपेंद्र भाई ने, दीनू भाई ने यहां से निकल करके मुंबई जा करके करोड़ों रुपया कमाया, लक्ष्मी की कृपा हुई, लेकिन वो वापस आए कि यहाँ के गरीब सर्व समाज के लोगों के लिए मुझे कुछ करना है। उसके लिए मैं 18,000 दशांबर समाज की तरफ से
पूरी ब्राह्मण समाज का, ब्राह्मण देवताओं का और दीनू भाई का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ऐसे सम्मेलन होने चाहिए। मैं सारे आयोजकों से निवेदन करना चाहता हूं कि ये टीएसपी क्षेत्र सर्व समाज को साथ लेकर के चलने वाला क्षेत्र है। चाहे यहाँ आदिवासी समाज हो, चाहे जैन समाज हो, चाहे राजपूत समाज हो, चाहे पाटीदार समाज हो, सब समाजों के लोग हर तरीके का फैसला मिल करके करते हैं। हर तरीके का फैसला मिल करके करते हैं। विकास के मामले में हो, चाहे कोई विवाद आ जाए, उसको मिल करके करते हैं। मैं राजनीतिक क्षेत्र का आदमी हूं। मुझे यहां कहा गया कि आपको राजनीति की बात नहीं करनी है, लेकिन मैं तो करूंगा, क्योंकि बाद में मेरी पार्टी की नहीं कर रहा हूं। मैं दशामठ समाज का, जैन समाज का अध्यक्ष हूं, इसलिए बात कर रहा हूं। अच्छा, घर बैठे गंगा आवे, उस समय नहीं मांगो तो फिर कब मांगोगे? अब पूरे देश के ब्राह्मण देवता यहाँ आए, संत आए, आप भी हमारी लड़ाई लड़े। और जो राजनीतिक पार्टी के लोग बैठे हैं यहाँ, हमारे सम्मानीय मालवीय जी और कनकमल कटारा जी से, उन दोनों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि टीएसपी क्षेत्र हिंदुस्तान का वो क्षेत्र है जहां पर संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार हमें सब कुछ मिलता है, लेकिन राज का हिस्सा नहीं है। अब हमें राज का हिस्सा चाहिए भी नहीं, चुना हुआ हिस्सा नहीं चाहिए। मैं 36 कौमों की तरफ से कहना चाहता हूं कि हमारा आदिवासी भाई के लिए सरपंच का अधिकार है। ब्राह्मण समाज, जैन समाज, सर्व समाज ये फिर कहती है कि आदिवासी ही सरपंच बनेगा, आदिवासी प्रधान बनेगा, आदिवासी भाई एमएलए बनेगा, और उस एमएलए में से एक महेंद्र मालवीय, कनकमल कटारा मंत्री भी बनेगा, हम उनके साथ हैं, और मुख्यमंत्री बने तो भी साथ। आदिवासी भाई मुख्यमंत्री बनना चाहिए। आदिवासी हमारे राष्ट्र की राष्ट्रपति बन सकती है, तो आदिवासी भाई प्रधानमंत्री भी बनना चाहिए, हम उनके साथ हैं, कोई विषय नहीं। लेकिन ये सब होने के बाद भी, देश की आजादी के बाद, ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, पाटीदार और अन्य गैर आदिवासियों के लिए भी आपको सोचना पड़ेगा। हम सब कुछ हमारे आदिवासी भाइयों के लिए देने के लिए तैयार है, सब कुछ। एक चीज उनके हक से हमको नहीं चाहिए। उनका हक 1% कम होगा तो ये सर्व समाज का मंच आपके साथ खड़ा होगा, आदिवासी भाइयों के साथ खड़ा होगा। चाहे आपके आरक्षण के मामले में पूरे देश के अंदर कोई लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो सर्व समाज आपके साथ है। लेकिन आप चुने हुए सारे पद लीजिए, लेकिन जो मनोनयन के पद हैं वो पद तो ब्राह्मण, बनिए, राजपूत और पाटीदार के पास आने दीजिए। राज्यसभा में हो, हमारे दोनों पार्टियों को यहां बैठे हैं, हमारी तीसरी पार्टी बीटीपी भी है। हम तीनों से आह्वान करते हैं कि यहां विधान मंडल राजस्थान में बनना चाहिए, विधान परिषद बननी चाहिए, ताकि जो अनारक्षित वर्ग के लोग हैं उन लोगों को राज का हिस्सेदारी मिले, उन लोगों को राज की हिस्सेदारी मिले। मेरा आपसे आग्रह तीनों पार्टियों से कि जो पार्टी राजस्थान के बोर्ड निगमों के अंदर मनोनयन होते हैं, उस मनोनयन में हमारे जितने गैर आदिवासी हैं उनको मौका मिलना चाहिए। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। और हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि हमारे आदिवासी भाइयों का पंचायत से लेकर के सांसद तक कोई उनके अधिकारों की कमी आएगी तो हम उनके साथ रहेंगे। मैं इस अवसर पर यहां पर मुझे बताया गया कि एक ब्राह्मण देवता आशीर्वाद दे देता है तो स्वर्ग का रास्ता खुल जाता है। और यहां तो 30-40 हजार ब्राह्मण देवता बैठे हैं। 30-40 हजार अगर आशीर्वाद दे दें
तो फिर देखता ही क्या, यहां स्वर्ग आ जाएगा। मुझे बताया यहाँ कि नगर पालिका क्षेत्र में 1 बीघा जमीन हमारे वैदिक पाठशाला के लिए, ई लाइब्रेरी के लिए, छात्रावास के लिए, मैं समझता हूं 1 बीघा आपने कम मांगी है। 2 बीघा होनी चाहिए। अब नगर पालिका का चेयरमैन आपने बनाया है, अब ये 1 बीघा चेयरमैन साहब आपके नगर पालिका क्षेत्र से दो भी, और 2 बीघा आपका व्यक्तिगत तो भी 2 जमीन मिल जानी चाहिए। ये चेयरमैन साहब की और नगर पालिका बोर्ड की जवाबदारी है कि जमीन कैसे मिले। कनकमल जी सांसद महोदय यहाँ बैठे, मालविया जी यहाँ बैठे, ये दोनों साथ है, और जब ये दोनों साथ है तो हमारे समाज को जमीन क्यों नहीं मिले। मैं माननीय बीडी कल्ला साहब का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे और जय जय परशुराम, जय जय परशुराम। एक विषय मालिया जी और मेरे सामने लाया गया था, कृपया आशीर्वाद लेने का समय जरा लेने दो यार। एक विषय लाया गया था कि उदयपुर संभाग हेडक्वार्टर पर हमारे ब्राह्मण समाज के बच्चों के लिए हॉस्टल की जमीन की आवश्यकता है। वो प्रस्ताव यूआईटी उदयपुर में गया। यूआईटी ट्रस्ट ने अभी पिछले सप्ताह उस प्रस्ताव को स्वीकार करके राज्य सरकार को भेज दिया है। और मैं मालविया जी, बीडी कल्ला साहब यहाँ विराजमान है, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हमारे विप्र फाउंडेशन के लिए, त्रिवेदी मेवाड़ा ब्राह्मण समाज के लिए उदयपुर का जो प्रस्ताव आया है, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके वो जमीन हमारे ब्राह्मण समाज को दिलाने की आप कृपा करें। मैं आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए कि जो आप सबने हमको यहाँ आशीर्वाद दिया, हमारी इस कमेटी को यहाँ पर आयोजन करने का मौका दिया, उसके लिए पर मंच पर विराजमान सभी संतों का और विप्र फाउंडेशन के सभी सदस्यों का फिर से आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं प्रार्थना करूंगा विप्र फाउंडेशन के मुख्य संरक्षक महोदय परम श्रद्धेय धर्मनारायण जी जोशी भाई साहब को, जो इतनी उम्र में भी इस आयोजन को सफल बनाने के लिए गांव गांव ढाणी ढाणी दिन रात एक किया, और कल रात को 2 बजे भी व्यवस्था देखने के लिए आए थे। जोरदार ताली बजाएं धर्मनारायण जी जोशी साहब के लिए। बोलिए क्षेत्रपाल महाराज की, बोलिए रघुनाथ महाराज की, बोलिए त्रिपुरा सुंदरी की, बोलिए वेणेश्वर धाम की। सभी भूदेवों को, भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम। मंच पर विराजमान आदरणीय कल्ला साहब, हमारे आज के मुख्य अतिथि का स्वागत चल रहा है, उनका आभार व्यक्त करता हूं। पधारे। आदरणीय गौरव वल्लभ जी, विप्र फाउंडेशन के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरुजी ठंडई वाले आदरणीय राधेश्याम जी गुरुजी, आदरणीय महेंद्र मालविया जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय कनक जी, आसपुर के विधायक गोपी भाई, गढ़ी के विधायक आदरणीय कैलाश जी, आदरणीय दोनों ही खोड़िया बंधु, और हरियाणा में
कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष जो विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है आदरणीय भारद्वाज जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। अनेक नाम मंच पर हैं, उनका नाम में लेने में थोड़ा समय ज्यादा लग जाएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जब ये तय हुआ कार्यक्रम तो सब लोगों को, पूरे देश के विप्र फाउंडेशन को अटपटा लगा कि सागवाड़ा में क्या कार्यक्रम होगा। मंच पर विराजमान पूज्य रघुवीर दास जी, आदरणीय सुदर्शनाचार्य जी, हमारे बड़ी साहब के महान संत पद विराज हैं, आपका आशीर्वाद चाहिए। जब ये तय हुआ कार्यक्रम तो जयपुर में हम प्रसिद्ध संत से मिलने गए थे, बंटू जी हमारे साथ थे, आदरणीय कर्नल राजेश जी भी साथ थे। उन्होंने कहा ब्राह्मणों के बड़े बड़े स्टेटमेंट आ रहे हैं कि सागवाड़ा में 25,000 लोग रहेंगे, कहां से आएंगे 25,000? आप 5,000 रख लो तो बहुत बड़ी बात मान जाऊंगा। मैंने उन महाराज जी को कहा कि महाराज जी, चैलेंज शब्द ठीक नहीं है, मैं चैलेंज तो नहीं देता हूं, आपके चरणों में निवेदन करता हूं कि अगर वागड़ में, सागवाड़ा में मंच लगा करके और केवल विप्र फाउंडेशन का बोर्ड लगा के, मंच लगा के बैठ जाएंगे, घोषणा कर देंगे कि 26 तारीख को वहां कार्यक्रम में 10,000 लोग बिना बताए आ जाएंगे, बिना बताए जाएंगे। आपने साबित कर दिया है। आज की 40,000 से ऊपर आज विप्र बंधु बैठे हुए, पान निकल्ला साहब, सारी बातें विस्तार से आदरणीय सुशील जी भाई साहब ने बता दी है। विप्र फाउंडेशन का ये काफिला 2009 में चला और चलते चलते 14 वर्ष हो गया। अनेक काम भाई साहब ने गिनाए हैं और अभी मेरी जो आधी अधूरी मन की बात आदरणीय खोड़निया जी ने पूरी कर ली। राजनीतिक सारी बातें उन्होंने पूरी कर ली, इसलिए राजनीतिक बात करने का मंच नहीं है। हम लोग देखिए, किसी भी घर पे जन्म लेना ये हमारा अधिकार नहीं है, ये ईश्वर प्रदत्त है, परंतु जिस घर में हमने जन्म लिया है हमको गर्व होना चाहिए। इस परिवार, भले किसी परिवार में जन्म लिया हो। देखिए, ब्राह्मण जो जाति है ना, ब्राह्मण जाति गांव में एकमात्र ब्राह्मण होता है और बाकी सब जाति होती है, और केवल मात्र वो एक ब्राह्मण परिवार का एक परिवार ऐसा है जिसके सब जात उसका सम्मान करते हैं। वो गांव के एससी के, बैरवा के, मेघवाल के सबके नामकरण संस्कार करता है। गांव के ठाकुर साहब के नाम की संस्करण वो ब्राह्मण करता है। इसलिए ब्राह्मण तो किसी जात में नहीं होकर के सब जाति को आशीर्वाद देने वाला प्राणी है। अनेक गतिविधियां ब्राह्मणों की चल रही है। मैं तो आदरणीय कल्ला साहब बैठे हैं, आदरणीय मालवीय साहब बैठे हैं। मैंने विधानसभा में निवेदन किया था ईडब्ल्यूएस का, क्योंकि इस क्षेत्र की दुखती रह गए वो। मैं राज्य सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। ईडब्ल्यूएस में 2 ऑब्स्टिकल थे, 2 बैरियर थे, राज्य सरकार ने हटा दिए। 2-3 बैरियर और है। सुशील जी साहब ने कहा जैसे हमारा बहू और बेटी का जो संपत्ति का है उसको आप समाधान करिए। एक बच्चा जो बेरोजगार है, पिता इससे अलग हो गया है और 10 लाख की उसकी सर्टिफिकेट बना हुआ है, बेटे का सर्टिफिकेट का अधिकार नहीं है। मेरी मांग है आपसे इस मंच से उस बेटे का भी सर्टिफिकेट बनाने का अधिकार प्रदान करें। मेरा फिर निवेदन है सरकार से, इस मंच से, कि हमारे यहां जो छात्रवृत्ति दी जाती है वो छात्रवृत्ति में भी ये जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के बालक हैं उनको भी छात्रवृत्ति प्रदान की जाए। नगर पालिकाओं, पंचायतों में जो बाकी सब वर्ग को आरक्षण दिया जाता है, वैसे ही आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को भी आरक्षण प्रदान किया जाए। तो मेरी बात को आप मानेंगे। मैं सोचता हूं राज्य सरकार ने, विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया, राज्य सरकार के मंत्रियों ने कहा कि हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। बंधुओं, वागड़ क्षेत्र है, मैं वागड़ क्षेत्र की 2 बात के वक्ता बहुत है, अपनी बात को समाप्त करता हूं। यहां मैं अनेक वर्षों से आता हूं। यहां पर मैंने ऐसी संस्कृति देश में कहीं नहीं देखी। मेवाड़ में स्पर्धा प्रथा है, या बहुत खुलापन है, या किसी परिवार में जाएंगे तो परिवार की वो बेटी है, बहू है, उसका अंतर नहीं कर पाएंगे। ऐसा व्यवहार यहां वागड़ में हमारी माता बहनों के साथ है। इसलिए
मैं वागड़ वासियों को बहुत प्रणाम करता हूं। विप्र फाउंडेशन अनेक गतिविधियां कर रहा है। आपसे निवेदन किया था, भारत के आजकल वास्तुशास्त्र का बहुत प्रचलन है और ईशान कोण को पवित्र मानते हैं। भारतवर्ष के ईशान कोण में पूर्वांचल है और पूर्वांचल में अरुणाचल है और अरुणाचल के ईशान कोण में भगवान परशुराम कुंड है। परंतु आजादी के बाद अनेक बातें हमको ऐसी पढ़ाई गई जिसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। जैसे हमको पढ़ाया गया कि गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांगा था, किसी शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है। हमको पढ़ाया गया वास्को दी गामा ने भारत की खोज की, हमने ये पढ़ा। आप कहीं पर बता दें कि हमारी संस्कृति देखिए, मैं किसी उसमें धर्म विशेष में जाना नहीं चाहता हूं, परंतु आप अभी ईस्वी चल रही है 2023, इसका मतलब ईसाई धर्म तो 2000 साल ही हुए हैं। मुस्लिम धर्म के हिजरी संवत 1400 चल रहे हैं, इसका मतलब मुस्लिम धर्म 14 साल पहले आया और हमारे अभी कलयुग चल रहा है, द्वापर, त्रेता, सतयुग, यानी 5051 वर्ष ये कलयुग का चल रहा है। इसका मतलब हमारी संस्कृति, ये नासा वासा सब अब पैदा हुए हैं। आज अमेरिका का नासा अब पैदा हुआ है। गांव का एक छोटा सा पंडित वो निकाल के अपने टिप्पणी में बता देता कि सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, कोई वैज्ञानिक नहीं बता सकता है। इसीलिए ब्राह्मण समाज में सब वर्गों के साथ लेकर के, और ये जो ब्राह्मण का सागवाड़ा में सम्मेलन हुआ है, ये सम्मेलन सामाजिक समरसता का सम्मेलन है। समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के और ब्राह्मण चलेगा। मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत आभार। एक बार मैं सागवाड़ा के सभी कार्यकर्ताओं का, भूपेंद्र जी का, भाई प्रकाश जी का, हीरालाल जी का और नारायण जी का, आदरणीय हमारे योगेश जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय के साहब का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने डेरा डाल के ये सम्मेलन सफल किया। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मनारायण जी का। मैं हमारे सांसद महोदय को जाना है, लेकिन प्रार्थना करूंगा कि केवल गौरव वल्लभ जी राष्ट्रीय प्रवक्ता बोलें, उसके बाद मैं आपको आमंत्रित करूंगा। घड़ी को थोड़ा हम बंद कर देते हैं, चाबी खींच लेंगे। प्रार्थना करूंगा राष्ट्रीय प्रवक्ता महोदय श्री गौरव वल्लभ जी का, जिनको सुनने के लिए हम बड़े आतुर हैं, बहुत ही प्रखर वक्ता हैं। श्रद्धेय गौरव वल्लभ जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। भगवान परशुराम जी को प्रणाम करते हुए मंच पर बैठे विप्र फाउंडेशन के सारे पदाधिकारी, राजस्थान सरकार के मंत्री, केंद्र सरकार के सांसद, मंत्री, जनप्रतिनिधि और सभी विद्वान जनों को प्रणाम करते हुए, आप सभी लोगों को दंडवत प्रणाम करते हुए अपनी बात प्रारंभ करूंगा। कुछ कड़वी बातें बोलूंगा, पर आपको सच्ची लगेगी, क्योंकि मुझे पता है आपको वो बातें पता है। भगवान परशुराम की जय, अच्छी बात है, मैं बोलता हूं 1 करोड़ बार बोलूंगा, पर भगवान परशुराम की जय जब होगी जब हमारे घर के बच्चे को रोजगार में मिलेगा। भगवान परशुराम की जय मैं बोलता हूं, आप भी बोलिए। 1 करोड़ बार नहीं, 5 ट्रिलियन बार बोलेंगे, पर भगवान परशुराम जी की जय वास्तव में उस दिन होगी जब देश के सिविल सर्विस का रिजल्ट आएगा और पहले 100 बच्चों के नाम के उपनाम के आगे व्यास, उपाध्याय, शर्मा,